नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल स्टैटिक्स IQ में। दोस्तों, जैसा कि आपने थंबनेल में देखा होगा, आज के इस सेशन में हम बात करने वाले हैं करंट अफेयर। जी हाँ, करंट अफेयर के ऊपर बात करेंगे। तो दोस्तों, दिल्ली पुलिस कांस्टेबल भर्ती 2023 के रिगार्डिंग आपको जो करंट अफेयर के क्वेश्चन पूछे जाने वाले हैं, अर्थात यूँ कहा जाए कि जो जीके जीएस से 50 क्वेश्चन पूछे जाने वाले हैं, तो उनमें दोस्तों काफी जो ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल करंट अफेयर का रहने वाला है। जी हाँ, करंट अफेयर का जो क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, उनमें दोस्तों आपको 10 से लेकर उनकी संख्या 20 तक हो सकती है। जी हाँ, 10 से लेकर संख्या 20 तक हो सकती है, क्योंकि जो पिछले एग्जाम 2020 में हुई है, तो उनमें कई शिफ्ट ऐसी रही जिनमें करंट अफेयर की जो क्वेश्चन पूछे जाने की संख्या है वो 15 से लेकर 17 क्वेश्चन तक रही। तो जी हाँ, 15 से 17 क्वेश्चन करंट अफेयर को देखने को मिले हैं जो कि पिछले एग्जाम में पूछे गए हैं। तो दोस्तों, इस बार भी आपको जो करंट अफेयर से क्वेश्चन है उनकी संख्या समथिंग 10 से लेकर 20 क्वेश्चन तक यहाँ पे करंट अफेयर से पहुंच सकता है। तो दोस्तों, आप जो 50 नंबर का जीके जीएस आने वाला है, उसमें से जो 20 क्वेश्चन तो दोस्तों करंट अफेयर के पूछे जाएंगे। इसीलिए दोस्तों, हमारे द्वारा आप सभी के लिए जो वर्ष 2023 का करंट अफेयर है, उन सभी को हम यहाँ पे एनालिसिस करने वाले हैं या दो विस्तार पूर्वक चर्चा करने वाले हैं, जिससे आपके दोस्तों क्वेश्चन की जो किसी प्रकार से रह नहीं जाए। तो दोस्तों, आपको जो कांस्टेबल भर्ती 2023 के रिगार्डिंग जो करंट अफेयर का ये सेशन मिलने वाला है, उसकी 6 पार्ट होने वाले हैं। जी हाँ, इसके 6 पार्ट होने वाले हैं। इसके पहले पार्ट में हमने चर्चा की है कि जनवरी और फरवरी, जी हाँ, जनवरी और फरवरी 2023 के जितने भी मोस्ट इंपोर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चन हो सकते हैं, उन सभी को आपके समक्ष रखने की कोशिश कर रहे हैं। तो दोस्तों, वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। और हाँ, यदि आज ही आप हमारे चैनल से जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पे प्रेस कर दीजिएगा, ताकि इस प्रकार के समस्त वीडियो आपको सही समय से मिल सके और आपने जो सपना देख रखा है 2023 में वर्दी पाने का, वह आपका पूरा हो सके। तो चलिए आज के शानदार सेशन का आगाज करते हैं और बात करते हैं पहले क्वेश्चन पर। तो पहला क्वेश्चन है, भारत की पहली हाइड्रोजन पावर ट्रेन किस रेल मार्ग पर संचालित की जाएगी? तो भारत की जो पहली हाइड्रोजन पावर ट्रेन है वह कौन से रेल मार्ग पर संचालित की जाएगी? ऑप्शन है मुंबई ठाणे रेल मार्ग, कालका शिमला रेल मार्ग, दिल्ली हरियाणा रेल मार्ग, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों, इसका जो हिमाचल प्रदेश का जो कालका शिमला रेल मार्ग है, इसके ऊपर यहाँ पे जो संचालित किया जाएगा। चलिए इसकी संपूर्ण व्याख्या के ऊपर चर्चा करते हैं। तो जो कालका शिमला रेल मार्ग पर देश की पहली हाइड्रोजन पावर ट्रेन का संचालन किया जाएगा, तो ये दोस्तों देश की पहली हाइड्रोजन पावर ट्रेन होने वाली है। इसलिए दोस्तों एक आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट हो जाती है। अब बात करते हैं कि वर्ष 2018 में यूनेस्को ने कालका शिमला रेल मार्ग को वर्ल्ड हेरिटेज साइट का दर्जा दिया है। तो दोस्तों, ये वर्ल्ड जो यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज है, इस साइट में भी इसे शामिल कर लिया है। इसलिए दोस्तों यह भी आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। चलिए अब बात करते हैं अगले फैक्ट के ऊपर कि इस ट्रेन का संचालन ग्रीन फ्यूल क्लीन फ्यूल थीम पर आधारित होगा। तो दोस्तों, जो यह ट्रेन चलाई गई है कालका शिमला जो रेल मार्ग पर, देश की पहली हाइड्रोजन पावर ट्रेन, जिसका संचालन है ग्रीन फ्यूल क्लीन फ्यूल थीम पर आधारित होने वाला है। तो एग्जामिनर भी दोस्तों यहाँ से यह क्वेश्चन भी पुटअप कर सकता है कि जो देश की पहली हाइड्रोजन ट्रेन चलाई गई है उसका संचालन किस आधार पर किया जाएगा? तो ग्रीन फ्यूल क्लीन फ्यूल थीम के आधार पर इसका संचालन किया जाने वाला है। अब बात करते हैं अगले फैक्ट के ऊपर कि फ्रांस की रेल ट्रांसपोर्ट कंपनी अल्टसोम ने विश्व की पहली हाइड्रोजन ट्रेन से चलने वाली ट्रेन वर्ष 2018 में प्रारंभ की थी। दोस्तों, देश की पहली जो हाइड्रोजन ट्रेन है वह फ्रांस के द्वारा की गई 2018 के अंदर, और वह दोस्तों कौन सी कंपनी के द्वारा? अल्टसोम कंपनी के द्वारा इसकी शुरुआत की जाती है। तो दोस्तों, समस्त फैक्ट के ऊपर चर्चा कर चुके हैं और समस्त फैक्ट आप सभी के लिए काफी इंपॉर्टेंट होते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगले क्वेश्चन के ऊपर बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है, FIH पुरुष हॉकी विश्व कप 2023 का खिताब किस देश ने जीता है? तो दोस्तों ऑप्शन है जर्मनी, बेल्जियम, पाकिस्तान, भारत। तो दोस्तों, जर्मनी ने हॉकी विश्व कप 2023 का खिताब जीता है। और बात करते हैं इसके अन्य फैक्ट के ऊपर, तो ओडिशा भारत में आयोजित 15वें FIH पुरुष हॉकी विश्व कप 2023 का खिताब जर्मनी ने जीता है। तो सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि जो 15वां FIH पुरुष विश्व कप 2023 का आयोजन किया गया है, इसका आयोजन स्थल कौन सा है? तो दोस्तों यह है भारत के ओडिशा राज्य के अंदर। जी हाँ, ओडिशा राज्य के अंदर इसका आयोजन किया गया है। और ये कौन सा संस्करण है यह भी आपको पता होना चाहिए। तो ये दोस्तों 15वां संस्करण है। और जर्मनी ने बेल्जियम को हराकर यह खिताब जीत लिया है। तो दोस्तों यहाँ पे जर्मनी टीम विजेता टीम है। और यहाँ पे दोस्तों क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जर्मनी ने किस टीम को हराकर जो FIH पुरुष हॉकी विश्व कप 2023 का खिताब जीता है? तो बेल्जियम यहाँ पे उपविजेता टीम होती है। तो ये समस्त फैक्ट आपको पता होना चाहिए। और बात करें कि भारत ने चौथी बार पुरुष हॉकी विश्व कप की मेजबानी की है। तो दोस्तों भारत ने यहाँ पे चौथी बार पुरुष हॉकी विश्व कप की मेजबानी की है।
और अब तक सबसे ज्यादा बार पुरुष हॉकी विश्व कप पाकिस्तान ने 4 बार जीता है। तो ये दोस्तों यह फैक्ट भी आपसे एग्जामिनर यहाँ से क्वेश्चन पुट अप कर सकता है कि पुरुष हॉकी विश्व कप का अब तक सर्वाधिक बार खिताब किस देश ने अपने नाम किया है। तो पाकिस्तान ने सर्वाधिक 4थी बार ये खिताब जीते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में राष्ट्रपति भवन के मुगल गार्डन का नाम बदलकर क्या रखा गया है। तो मुगल गार्डन का नाम बदल दिया गया है और क्या रखा गया है। ऑप्शन है अमृत उद्यान, ज्ञान गार्डन, भारत गार्डन, इनमें से कोई नहीं। तो आपका दोस्तों आंसर अमृत उद्यान होने वाला है। तो यहाँ से अमृत उद्यान आपका आंसर राइट है। अब बात करते हैं इसकी व्याख्या के ऊपर। तो हाल ही में राष्ट्रपति भवन के मुगल गार्डन का नाम बदलकर अमृत उद्यान कर दिया गया है। जी हाँ, अमृत उद्यान का नाम कर दिया गया है। वर्ष 1917 में बागवानी के निदेशन विलियम मस्टो के सहयोग से सर एडविन लुटियंस द्वारा मुगल गार्डन का डिजाइन तैयार किया गया था। तो दोस्तों अब ये जो चर्चा में आ चुका है, तो आपको हिस्ट्री से रिलेटेड ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि जो यहाँ पे मुगल गार्डन होता है उसका डिजाइन किसके द्वारा तैयार किया गया था। तो ये दोस्तों विलियम मस्टो के सहयोग से सर एडविन लुटियंस के द्वारा मुगल गार्डन का डिजाइन तैयार किया गया था। और बात करें कि जो दिल्ली स्थित हुमायूं का मकबरा मुगल वास्तुकला का बेहतरीन नमूना है। तो दोस्तों ये चर्चा में आ चुका है। तो यहाँ से दोस्तों जो उससे संबंधित जितने भी क्वेश्चन हो सकते हैं वह आपको पूछे जा सकते हैं। तो हुमायूं के मकबरे का जो है मुगल वास्तुकला का एक बेहतरीन नमूना है और यह भी दिल्ली के अंदर स्थित है, आपको पता होना चाहिए। अगले फैक्ट के ऊपर बात करें तो इसका निर्माण हुमायूं के पुत्र महान सम्राट अकबर के संरक्षण में किया गया था। तो जो हुमायूं का मकबरा है अकबर के संरक्षण में निर्माण किया जाता है, ये समस्त फैक्ट आपको पता होना चाहिए। अगले क्वेश्चन पे बात करें तो अगला क्वेश्चन है, भारतीय निर्वाचन आयोग ने 25 जनवरी 2023 को राष्ट्रीय मतदाता दिवस कौन सा बनाया है। 10वां, 12वां, 13वां या 15वां। तो दोस्तों ये 13वां यहाँ पे राष्ट्रीय मतदाता दिवस बनाया गया है, जो कि प्रतिवर्ष 25 जनवरी को मनाया जाता है। इसके अन्य फैक्ट के ऊपर बात करते हैं। तो अन्य फैक्ट है कि भारतीय निर्वाचन आयोग ने 25 जनवरी 2023 को 13वां राष्ट्रीय मतदाता दिवस बनाया है और इस वर्ष का जो विषय रखा गया है वह है वोटिंग बेमिसाल है, मैं अवश्य वोट देता हूँ। तो ये दोस्तों इस प्रकार जो इस वर्ष का विषय भी जो रखा गया है वहां से भी क्वेश्चन पुटअप कर सकता है कि यहाँ पे कि 13वीं राष्ट्रीय मतदाता जो दिवस बनाया गया है उसमें विषय क्या रखा गया है। तो विषय है वोटिंग बेमिसाल है, मैं अवश्य वोट देता हूँ। अगले फैक्ट के ऊपर बात करें तो भारतीय निर्वाचन आयोग की स्थापना 25 जनवरी 1950 में की गई थी। तो दोस्तों 25 जनवरी 1950 में इसकी जो है आयोग की स्थापना की जाती है, इसीलिए 25 जनवरी को प्रतिवर्ष जो है राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है। और वर्ष 2011 से प्रतिवर्ष देश भर में 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है। दोस्तों आप देख पा रहे हैं कि निर्वाचन आयोग की स्थापना 25 जनवरी 1950 को हो चुकी है, लेकिन 2011 से ही जो राष्ट्रीय मतदाता दिवस है वह मनाया जा रहा है। तो 2011 के बाद से प्रतिवर्ष 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है। चलिए अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2023 के लिए किन संस्थाओं को चुना गया है। तो दोस्तों सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2023 किन्हें दिया गया है। ऑप्शन है ओडिशा राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण, लुंगलेई फायर स्टेशन मिजोरम, जम्मू कश्मीर आपदा प्रबंधन या एक और दो। तो यहाँ पे दोस्तों आपका जो एक और दो दोनों राइट होने वाला है, क्योंकि ओडिशा राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण और लुंगलेई फायर स्टेशन मिजोरम को संयुक्त रूप से 2023 के लिए सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। अब इसके अन्य फैक्ट के ऊपर बात करते हैं। तो वर्ष 2023 के लिए उड़ीसा राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण और लुंगलेई फायर स्टेशन मिजोरम को संस्थागत श्रेणी में सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार के लिए चुना गया है और इसके तहत किसी संस्था को 51 लाख रुपए दिए जाते हैं और व्यक्ति को 5 लाख का नगद पुरस्कार दिया जाता है। तो दोस्तों बात करें सुभाष चंद्र बोस की जयंती है जो कि 23 जनवरी को मनाई जाती है और पराक्रम दिवस के रूप में मनाई जाती है। तो ये समस्त फैक्ट आपको पता होना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है आप सभी के सामने, देश का पहला संविधान पार्क कहाँ बनाया गया। तो देश का पहला संविधान पार्क कहाँ बनाया जाता है। ऑप्शन है जयपुर, मुंबई, कुरुक्षेत्र और गांधीनगर। तो यहाँ पे दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर ए सही होने वाला है। देश का पहला संविधान पार्क जयपुर में बनाया जाता है। इसकी व्याख्या के ऊपर बात करते हैं। तो राजस्थान के जयपुर राजभवन में भारत का पहला संविधान पार्क बनाया गया है। तो ये दोस्तों भारत का पहला संविधान पार्क है, तो ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है, आपके एग्जाम में देखे जा सकता है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने
3 जनवरी 2023 को राजभवन जयपुर में संविधान उद्यान, मयूर स्तंभ और राष्ट्रीय ध्वज पोस्ट का उद्घाटन किया है। तो दोस्तों संविधान पार्क के साथ साथ उन्होंने संविधान उद्यान, मयूर स्तंभ और राष्ट्रीय ध्वज का पोस्ट का उद्घाटन किया है। साथ ही महात्मा गांधी और महाराणा प्रताप की प्रतिमा का अनावरण भी यहाँ पे जो किया गया है। और इस प्रोजेक्ट का डिजाइन देश के मशहूर आर्किटेक्ट अनूप बर्तिया ने तैयार किया है। तो दोस्तों अनूप बर्तिया ने जो है डिजाइन है तैयार किया है, तो आपको समझ फैक्ट पता होना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस संस्था ने ब्लैक राइनो की लुप्तप्राय प्रजातियों के संरक्षण हेतु वन्य जीव संरक्षण बॉन्ड जारी किया है? तो दोस्तों किस संस्था के द्वारा वन्य जीव संरक्षण बॉन्ड जारी किया गया है? ऑप्शन है विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO, विश्व व्यापार संगठन WTO, विश्व बैंक और यूरोपीय संसद। तो दोस्तों विश्व बैंक के द्वारा वन्य जीव संरक्षण बॉन्ड तैयार किया गया है। बात करते हैं कि विश्व बैंक ने ब्लैक राइनो की लुप्तप्राय प्रजातियों के संरक्षण हेतु दक्षिण अफ्रीका के प्रयासों का समर्थन करने के लिए वन्य जीव संरक्षण बॉन्ड जारी किया है। वन्य जीव संरक्षण बॉन्ड को राइनो बॉन्ड के नाम से भी जाना जाता है। तो दोस्तों जो वन्य जीव संरक्षण बॉन्ड है उन्हें राइनो बॉन्ड भी कहा जाता है। एग्जामिनर क्यों आपको कंफ्यूज करने के लिए यहाँ से क्वेश्चन पुटअप कर सकता है। ब्लैक राइनो केन्या, तंजानिया, नामीबिया, दक्षिण अफ्रीका एवं जिम्बाब्वे सहित पूरे दक्षिण एवं पूर्वी अफ्रीका में पाए जाते हैं और इसका वैज्ञानिक नाम डाइसेरोस विकोर्निस है, जो कि ब्लैक राइनो का वैज्ञानिक नाम है या साइंटिफिक नेम जिसे कहा जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन है, विश्व का ताड़ के पत्तों का पहला पांडुलिपि संग्रहालय कहाँ स्थापित किया गया है? तो विश्व में दोस्तों ताड़ के पत्तों का पहला पांडुलिपि संग्रहालय है, वह कहाँ पे स्थापित किया गया है? ऑप्शन है चेन्नई, तिरुवनंतपुरम, कुरुक्षेत्र, हैदराबाद। तो दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर 2 राइट होने वाला है। तिरुवनंतपुरम में देश का विश्व का पहला ताड़ के पत्तों का पांडुलिपि संग्रहालय का स्थापना की गई है। और बात करते हैं इस संग्रहालय में है जो रावण को साम्राज्य की कहानियों को प्रदर्शित किया गया है और इसमें कोलाचल के प्रसिद्ध युद्ध की भी जानकारी उपलब्ध है, जिसमें त्रावणकोर के वीर राजा निजाम तिरुमल मार्तंड वर्मा ने डच ईस्ट इंडिया कंपनी को प्राप्त किया था। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगले क्वेश्चन के ऊपर बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में प्रधानमंत्री ने किस स्थान से विश्व की सबसे लंबी नदी क्रूज गंगा विलास को रवाना किया है? तो दोस्तों जो देश विश्व की सबसे लंबी नदी क्रूज है वह गंगा विलास है। इसे कहां से इन्हें आरंभ किया गया है? तो दोस्तों ऑप्शन नंबर 2 राइट होता है, वाराणसी से इसे आरंभ किया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसकी व्याख्या के ऊपर बात करते हैं। तो भारत के प्रधानमंत्री ने वाराणसी में विश्व की सबसे लंबी नदी जो गुरुजी एमबी गंगा विलास को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया है और यह है महाबोधि मंदिर, हजारीद्वारी पैलेस, कतरा मस्जिद, बोधगया, चंदनगर चर्च, चार बंगला मंदिर, अन्य सहित गंगा नदी के 40 ऐतिहासिक स्थलों को जोड़ेगी। तो ये दोस्तों जो एमवी गंगा विलास के नाम से यहाँ पे क्रूज को शामिल किया गया है वह 40 ऐतिहासिक स्थलों को जोड़ेगी जो कि गंगा नदी के तट पर स्थित है। गंगा नदी पर राष्ट्रीय जलमार्ग 1 है। तो दोस्तों राष्ट्रीय जलमार्ग नंबर 1 है जो गंगा नदी पर है। ब्रह्मपुत्र पर राष्ट्रीय जो जलमार्ग नंबर 2 को जोड़ने के लिए अलावा 27 नदी प्रणालियों को भी यह जोड़ेगा। तो ये दोस्तों जो नेशनल वाटरवे है उसे 1 व 2 को जोड़ने का कार्य भी ये करेगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय वायुसेना ने किस देश के साथ वीर गॉर्जियस 2023 अभ्यास किया है? तो ये दोस्तों जापान के साथ ये अभ्यास शुरू किया है। यहाँ से आपका ऑप्शन नंबर सी राइट होता है। इसकी व्याख्या के ऊपर बात करें तो भारतीय वायुसेना और जापान और सेल्फ डिफेंस फोर्स के बीच वीर गार्जियन 2023 का उद्घाटन संस्करण जापान में संपन्न हुआ है। तो दोस्तों इसका आयोजन जापान के अंदर किया गया है। यह भारत और जापान का पहला द्विपक्षीय हवाई अभ्यास है और भारत और जापान के बीच होने वाले अन्य युद्ध अभ्यास में धर्म गार्जियन सैन्य जिमैक्स नौसेना में है और शून्य मैत्री है जो कि वायुसेना के साथ किया जाता है। तो दोस्तों जापान के साथ अन्य कौन कौन से युद्ध अभ्यास भारत करता है उनमें धर्म गार्जियन है जो कि एक सैन्य अभ्यास है, जिमैक्स है जो कि नौसेना का अभ्यास है और शून्य मैत्री वायुसेना का अभ्यास शामिल है। चलिए बात करते हैं अगले फैक्ट के ऊपर कि जापान, भारत, ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका द्वारा मालाबार युद्ध अभ्यास भी किया जाता है। तो दोस्तों भारत, ऑस्ट्रेलिया, जापान और अमेरिका के द्वारा मालाबार युद्ध अभ्यास भी संयुक्त रूप से किया जाता है। चलिए
आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, वर्ष 2023 में कुल कितने व्यक्तियों को पद्म पुरस्कारों के लिए चुना गया है। तो दोस्तों वर्ष 2023 में जो कितने व्यक्तियों को पद्म पुरस्कारों के लिए चुना गया है, तो दोस्तों सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि पद्म पुरस्कार कितने होते हैं। तो दोस्तों जो पद्म पुरस्कार दिए जाते हैं वह 3 प्रकार के होते हैं। पहला होता है पद्म विभूषण, फिर उसके पश्चात जो दूसरा पुरस्कार होता है वह होता है पद्म भूषण। तो फिर जो दोस्तों तीसरे नंबर पे आता है वह आता है पद्म श्री। जी हाँ, पद्म श्री तीसरे नंबर पर आता है। तो दोस्तों यहाँ से एग्जामिनर आपको एक क्वेश्चन पुटअप कर सकता है कि पुरस्कार का दोस्तों जो श्रेणी होती है वह किस प्रकार होती है। तो भारत का सबसे प्रतिष्ठित पुरस्कार कौन सा है। तो दोस्तों भारत का सबसे प्रतिष्ठित पुरस्कार है जो कि भारत रत्न होता है। और दोस्तों साथ ही हम बात करें कि पद्म पुरस्कारों में सबसे प्रतिष्ठित पुरस्कार कौन सा है, तो पद्म विभूषण सबसे प्रतिष्ठित पुरस्कार है। फिर उसके बाद पद्म भूषण आता है, फिर उसके बाद पद्म श्री आता है। तो दोस्तों आप देख पा रहे हैं कि भारत का सबसे प्रतिष्ठित पुरस्कार है या सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार वह भारत रत्न आता है। फिर उसके बाद दूसरे नंबर पर पद्म विभूषण, फिर दोस्तों तीसरे नंबर पर पद्म भूषण, फिर चौथे नंबर पर पद्म श्री आता है। तो इस प्रकार दोस्तों इनका वरीयता क्रम रहता है। और बात करते हैं 2023 की। तो 2023 में दोस्तों जो टोटल है 106 व्यक्तियों को पद्म पुरस्कारों की घोषणा की गई है। तो दोस्तों पद्म पुरस्कार कितने व्यक्तियों को दिया गया है, तो यहाँ से पद्म पुरस्कार दोस्तों 106 व्यक्तियों को दिया गया है, जिनमें दोस्तों जो पद्म विभूषण दोस्तों 6 व्यक्तियों को दिया गया है। वो पद्म भूषण की बात करें वह 9 व्यक्तियों को दिया गया है और पद्म श्री से 91 व्यक्तियों को सम्मानित किया गया है। तो दोस्तों आप देख पा रहे हैं कि टोटल 106 व्यक्तियों को सम्मानित किया गया है। 6 व्यक्तियों को पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया है। जी हाँ, 6 व्यक्तियों को पद्म विभूषण से, 9 व्यक्तियों को यहाँ पे पद्म भूषण से सम्मानित किया गया है। और यहाँ पे बात करते हैं 91 जो ये पद्म श्री पुरस्कार से, जी हाँ, पद्म श्री पुरस्कार से 91 व्यक्तियों को यहाँ पे सम्मानित किया गया है। और ओवरऑल बात करें तो 2023 में जो टोटल पद्म पुरस्कार दिए गए हैं वह 106 व्यक्तियों को दिए गए हैं। तो यहाँ से आपका ऑप्शन नंबर 4 राइट होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं। तो अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत ने किस देश के साथ नौसैनिक अभ्यास वरुण का आयोजन किया है। तो वरुण का आयोजन किस देश के साथ किया गया है, तो हम बात करते हैं यहाँ पे कि भारत के साथ। जी हाँ, भारत ने किस देश के साथ यहाँ पे जो है जो वरुण अभ्यास है साथ किया गया है। तो ऑप्शन है अमेरिका, रूस, फ्रांस और अजरबैजान। तो यहाँ पे दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर सी राइट होने वाला है। फ्रांस के साथ वरुण अभ्यास का आयोजन किया गया है। इसकी व्याख्या के ऊपर बात करें तो भारत और फ्रांस के बीच द्विपक्षीय नौसैनिक अभ्यास वरुण का 21वां संस्करण पश्चिमी समुद्र तट पर शुरू किया गया है। ये दोस्तों कौन सा संस्करण है, तो 21वां संस्करण है, ये आपको पता होना चाहिए। और यह अभ्यास 16 से 20 जनवरी 2023 तक आयोजित किया गया। और भारत और फ्रांस के बीच होने वाले अन्य युद्धाभ्यास कौन कौन से हैं, उनमें शक्ति दोस्तों भारतीय सेना का है, गरुड़ है जो कि भारतीय वायुसेना का है, और दोस्तों जो भारत और जापान के बीच, फ्रांस के बीच ये अन्य जो युद्धाभ्यास भी किए जाते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगले क्वेश्चन पर बात करते हैं। हाल ही में किस देश ने अंडर 19 महिला क्रिकेट विश्व कप का खिताब अपने नाम किया है। तो दोस्तों ऑप्शन है भारत, इंग्लैंड, श्रीलंका, फ्रांस। तो दोस्तों भारत ने अंडर 19 महिला क्रिकेट विश्व कप का खिताब अपने नाम किया है। और साथ ही हम बात करते हैं कि जो इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल आईसीसी ने पहली बार वीमेंस अंडर 19 वर्ल्ड कप का आयोजन करवाया था। तो दोस्तों ये पहली बार इसका आयोजन करवाया गया है। और प्रथम बार ही विजेता टीम कौन सी रहती है, तो जो इंडियन वुमेन टीम है, जी हाँ, भारतीय महिला टीम है, वह यहाँ पे विजेता रहती है। चलिए बात करते हैं अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद की स्थापना। तो आईसीसी की स्थापना 15 जून 1999 के अंदर की गई थी और इसका मुख्यालय दुबई, संयुक्त अरब अमीरात के अंदर स्थित है। ये समस्त फैक्ट आपको यहाँ से पता होना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगले क्वेश्चन पर बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है 21 से 28 जनवरी 2023 तक किस बल ने ऑप्स अलर्ट अभ्यास शुरू किया है। तो दोस्तों ऑप्स अलर्ट अभ्यास किसके द्वारा शुरू किया गया है, ऑप्शन आप सभी के सामने है। तो दोस्तों ऑप्स अलर्ट है जो कि बीएसएफ के द्वारा शुरू किया गया है। जी हाँ, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के द्वारा शुरू किया गया है। यहाँ से आपका ऑप्शन नंबर 2 राइट होता है। बात करते हैं इसकी व्याख्या के ऊपर। तो 73वां गणतंत्र दिवस समारोह के मद्देनजर सीमा सुरक्षा बल ने 21 से 28 जनवरी 2023 तक ऑप्स अलर्ट अभ्यास शुरू किया है। यह अभ्यास सर्किक्र जो दलदली क्षेत्र गुजरात के अंदर है से लेकर कच्छ गुजरात और बाड़मेर राजस्थान क्षेत्र में भारत पाकिस्तान सीमा पर सुरक्षा बढ़ाने हेतु किया गया है। और भारत पाकिस्तान युद्ध के बाद 1965 में जो सीमा सुरक्षा बल बीएसएफ का गठन किया गया था। तो दोस्तों जो बीएसएफ की स्थापना है, बीएसएफ की स्थापना 1965 1965 के अंदर की गई थी। चलिए
अगले क्वेश्चन पर बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारतीय नौसेना ने प्रमुख समुद्री अभ्यास ट्रोपेक्स 2023 का कहाँ आयोजित किया गया है। जो ट्रोपेक्स युद्ध अभ्यास है वह कहाँ पे आयोजित किया गया है, तो दोस्तों आपका आंसर होता है ऑप्शन नंबर ए, हिंद महासागर के अंदर ट्रोपेक्स 2023 का आयोजन किया गया है। चलिए इसकी व्याख्या के ऊपर बात करते हैं। भारतीय नौसेना ने प्रमुख समुद्री अभ्यास ट्रोपेक्स 2023 हिंद महासागर क्षेत्र में आयोजन किया गया है। और अगले फैक्ट पे बात करें तो यह अभ्यास जनवरी से लेकर 23 मार्च 2023 तक 3 महीने की अवधि के दौरान आयोजित किया जाएगा। और भारतीय नौसेना का आदर्श वाक्य क्या है, तो भारतीय नौसेना का आदर्श वाक्य है सन नो वरुण है, यानी जल के देवता वरुण हमारे लिए शुभ है। तो ये आदर्श वाक्य भी आपको पता होना चाहिए। चलिए अगले क्वेश्चन पर बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय बालिका दिवस कब मनाया जाता है। तो राष्ट्रीय बालिका दिवस दोस्तों 24 जनवरी को मनाया जाता है। जी हाँ, 24 जनवरी को यहाँ से राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाया जाता है। आपका ऑप्शन नंबर ए राइट होता है। अगले जो इफेक्ट के ऊपर बात करते हैं वह है कि इस दिवस की स्थापना वर्ष 2008 में महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा की गई थी। तो दोस्तों जो राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाया जाता है उसकी शुरुआत 2008 में की गई है और महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के द्वारा इसकी शुरुआत की जाती है। अन्य क्वेश्चन पे बात करते हैं। अगले क्वेश्चन पे बात करें तो केंद्र सरकार ने सरायदेव मोईदाम को यूनेस्को विश्व विरासत स्थल के लिए नामित करने का निर्णय लिया है। यह कहाँ पे स्थित है, तो सरायदेव मोईदाम है, ये कहाँ पे स्थित है, तो दोस्तों ये असम के अंदर स्थित है। तो यहाँ से आपका ऑप्शन नंबर ए राइट होता है। बात करते हैं इसकी व्याख्या के ऊपर, तो केंद्र सरकार ने इस वर्ष यूनेस्को विश्व विरासत स्थल के लिए असम के सरायदेव मोईदाम नाम को नामित करने का निर्णय लिया है। और यह असम में ताई अहोम समुदाय का प्रतिनिधित्व करता है। वर्ष 1228 में छोलुंग सुक्पा ने असम की ब्रह्मपुत्र घाटी में अहोम साम्राज्य की स्थापना की थी। तो दोस्तों अहोम साम्राज्य की स्थापना है छोलुंग सुक्पा ने असम की ब्रह्मपुत्र घाटी के अंदर की थी। समस्त फैक्ट आपको पता होना चाहिए। चलिए अगले क्वेश्चन पर बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है, किस देश के राष्ट्रपति भारत के 74वें गणतंत्र दिवस समारोह के मुख्य अतिथि रहे। तो 74वें जो गणतंत्र दिवस समारोह के मुख्य अतिथि है वह मिस्र देश के रहते हैं। जी हाँ, मिस्र देश के राष्ट्रपति यहाँ पे जो कि मुख्य अतिथि रहते हैं। तो यहाँ से आपका ऑप्शन नंबर सी राइट होता है। चलिए अगले क्वेश्चन पर बात करते हैं। हाल ही में किस देश ने यूथ 20 शिखर सम्मेलन की मेजबानी की है। तो दोस्तों किस देश ने यूथ 20 शिखर सम्मेलन की मेजबानी की है, तो दोस्तों ऑप्शन नंबर 4 भारत के द्वारा यूथ 20 शिखर सम्मेलन की मेजबानी की गई है। तो दोस्तों भारत में पहली बार यूथ 20 शिखर सम्मेलन की मेजबानी G20 शिखर सम्मेलन के अवसर पर कर रहा है। और यीशु सम्मेलन का आयोजन गुवाहाटी में किया जाता है। तो दोस्तों यीशु सम्मेलन जो कि युवाओं से संबंधित है यह भी असम गुवाहाटी के अंदर किया जाता है। इसका उद्देश्य युवाओं की सोच का पता लगाकर नीतिगत प्रस्ताव में उनके सुझाव को आमंत्रित करना इसका मुख्य उद्देश्य रखा गया है। चलिए अगले क्वेश्चन पर बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में केंद्र सरकार ने पीएम किसान योजना के तहत किसानों को दी जाने वाली सहायता राशि को बढ़ाकर कितने करने का निर्णय लिया है। तो दोस्तों जो प्रधानमंत्री किसान योजना के तहत 6,000 रुपए की राशि प्रतिवर्ष दी जाती थी, जो कि 3 किस्तों के अंदर दी जाती थी। जी हाँ, 2,000 रुपए की यहाँ पे 3 किस्तें दी जाती थी। उन्हें बढ़ाकर दोस्तों ये राशि है जो कि अब 8,000 कर दी गई है। जी हाँ, 8,000 ये कर दी गई है और इसकी 4 किस्त कर दी गई है। तो यहाँ से आपका ऑप्शन नंबर 2 राइट होता है। बात करते हैं, केंद्र सरकार ने पीएम किसान योजना के तहत दी जाने वाली सहायता राशि को 6,000 प्रतिवर्ष से बढ़ाकर 8,000 प्रतिवर्ष करने का निर्णय लिया है। पीएम किसान योजना के तहत प्रत्येक किसान को 3 समान किस्तों में सालाना 6,000 रुपए की राशि हस्तांतरित की जाती थी, चाहे उसकी भूमि कुछ भी हो। पीएम किसान योजना की शुरुआत 24 फरवरी 2019 को की गई थी। तो ये दोस्तों काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि यहाँ पे अभी बदलाव किया गया है और ये चर्चा में आ चुकी है। तो इस योजना की दोस्तों कब आरंभ किया गया था, यहाँ से क्वेश्चन पुटअप कर सकता है। तो ये दोस्तों क्वेश्चन छपने वाला क्वेश्चन है। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगले क्वेश्चन पर बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है कि भारत किस देश के सहयोग से प्रोजेक्ट 75 के तहत स्कॉर्पियन डिजाइन की सबमरीन बना रहा है। दोस्तों किस देश के सहयोग से ये बना रहा है, तो दोस्तों ऑप्शन है अमेरिका, फ्रांस, जापान और रूस। तो यहाँ से आपका ऑप्शन नंबर 2 राइट होने वाला है। फ्रांस के सहयोग से यह दोस्तों निर्माण कर रहा है। इसकी व्याख्या के ऊपर बात करें तो भारतीय नौसेना कलवरी श्रेणी की 5वीं सबमरीन वागीर को अपने बेड़े में शामिल करने जा रही है। और भारत ने इस सबमरीन का निर्माण मुंबई के मझगांव डॉक शिपबिल्ड्स लिमिटेड ने फ्रांस की कंपनी नेवल ग्रुप के सहयोग से किया है।
तो दोस्तों जो फ्रांस की कंपनी नेवल ग्रुप है उसके सहयोग से मुंबई में ही दोस्तों इसका निर्माण किया गया है और इस प्रोजेक्ट 75 के तहत स्कॉर्पियन डिजाइन की 6 सबमरीन का स्वदेशी निर्माण किया जाना शामिल है। तो यहाँ पे दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर 2 फ्रांस राइट होता है। अगले क्वेश्चन पर बात करें तो अगला क्वेश्चन है 1 जनवरी 2023 को कौन सा देश पासपोर्ट मुक्त शेंगन क्षेत्र में शामिल हुआ है। ऑप्शन है भारत, ब्राजील, क्रोएशिया और यूक्रेन। तो शेंगन क्षेत्र में शामिल होने वाला देश क्रोएशिया है। तो यहाँ से आपका ऑप्शन नंबर 3 राइट होता है। अब इसकी व्याख्या के ऊपर बात करते हैं तो व्याख्या है क्रोएशिया 1 जनवरी 2023 से पासपोर्ट मुक्त शेंगन क्षेत्र में शामिल हो गया है। तो क्रोएशिया ने अपनी कुन्ना मुद्रा के स्थान पर यूरो को अपना लिया है। तो दोस्तों जो क्रोएशिया की कुन्ना मुद्रा हुआ करती थी यह शेंगन क्षेत्र में शामिल होते ही यूरो जो मुद्रा होती है उसे अपना लेगा। और गौरतलब है कि शेंगन क्षेत्र में अभी तक 26 सदस्य देश थे जिनके बीच आवाजाही के लिए पासपोर्ट की जरूरत नहीं होती है। तो दोस्तों जो शेंगन क्षेत्र होता है उसमें जो आवाजाही करने के लिए पासपोर्ट की आवश्यकता नहीं होती है और उसमें टोटल 26 सदस्य देश हैं। आपको इस समस्त फैक्ट आपको पता होना चाहिए। चलिए अगले क्वेश्चन पर बात करते हैं तो अगला क्वेश्चन है हाल ही में किस मंत्रालय ने आयुर्वेद के माध्यम से वैज्ञानिक अनुसंधान को बढ़ावा देने के लिए स्मार्ट कार्यक्रम शुरू किया है। यहाँ पे ऑप्शन है शिक्षा मंत्रालय, गृह मंत्रालय, रक्षा मंत्रालय, आयुष मंत्रालय। तो ये दोस्तों जो पहल है वह आयुष मंत्रालय की पहल है। तो यहाँ से आपका ऑप्शन नंबर डी राइट होता है। अब इसकी व्याख्या के ऊपर बात करें तो आयुष मंत्रालय के तहत 2 प्रमुख संस्थानों भारतीय चिकित्सा प्रणाली के लिए राष्ट्रीय आयोग और केंद्रीय आयुर्वेदिक विज्ञान अनुसंधान परिषद ने स्मार्ट कार्यक्रम शुरू किया है। तो इस स्मार्ट का पूरा नाम क्या है। तो स्मार्ट की फुल फॉर्म है स्कोप फॉर मैन स्ट्रीमिंग आयुर्वेद रिसर्च इन टीचिंग प्रोफेशनल्स, ये इसकी फुल फॉर्म है। और वर्तमान में जो आयुष मंत्री है वह सर्बानंद सोनोवाल है। जी हाँ, असम से जो सर्बानंद सोनोवाल है यह इसके आयुष मंत्री हैं। तो आपको समझ फैक्ट पता होना चाहिए। अगले क्वेश्चन पर बात करें तो अगला क्वेश्चन है भारतीय विज्ञान कांग्रेस के 108वें सत्र का उद्घाटन किसने किया है। तो भारतीय विज्ञान कांग्रेस के 108वें सत्र का उद्घाटन है जो कि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी के द्वारा किया गया है। ऑप्शन नंबर ए राइट होता है। प्रधानमंत्री द्वारा भारतीय विज्ञान कांग्रेस के 108वें सत्र का उद्घाटन किया गया है। इस सम्मेलन का मुख्य विषय है महिला सशक्तिकरण के साथ सतत विकास के लिए विज्ञान और प्रौद्योगिकी। तो दोस्तों इस विज्ञान कांग्रेस का जो विषय है वह है महिला सशक्तिकरण के साथ सतत विकास के लिए विज्ञान और प्रौद्योगिकी। अगले फैक्ट के ऊपर बात करें तो भारतीय विज्ञान कांग्रेस का पहला अधिवेशन 1914 में होता है। तो 1914 के अंदर विज्ञान कांग्रेस का पहला अधिवेशन होता है और इसका आयोजन भारतीय विज्ञान कांग्रेस एसोसिएशन द्वारा किया जाता है। तो दोस्तों यहाँ पे जो भारतीय विज्ञान कांग्रेस होती है इसका जो आयोजन है भारतीय विज्ञान कांग्रेस एसोसिएशन के द्वारा किया जाता है। चलिए अगले क्वेश्चन पर बात करें तो अगला क्वेश्चन है हाल ही में रक्षा मंत्री ने किस राज्य में सियोम पुल का उद्घाटन किया है। तो दोस्तों जो रक्षा मंत्री है श्री राजनाथ सिंह उन्होंने सियोम पुल का उद्घाटन कहाँ किया है। तो दोस्तों अरुणाचल प्रदेश। जी हाँ, अरुणाचल प्रदेश के अंदर ही राजनाथ सिंह ने सियोम पुल का उद्घाटन किया है। यहाँ से आपका ऑप्शन नंबर 2 राइट होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगले क्वेश्चन पर बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है हाल ही में किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में 1 वीक 1 लैब अभियान शुरू किया है। तो 1 वीक 1 लैब अभियान शुरू कहाँ किया गया है। यहाँ पे दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर 1 राइट होने वाला है। नई दिल्ली के अंदर ही 1 वीक 1 लैब अभियान का आरंभ किया गया है। और नई दिल्ली में किसके द्वारा, तो विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा 1 वीक 1 लैब अभियान शुभारंभ किया है। और इसका उद्देश्य देश में नवाचार संस्कृति को बढ़ावा देना रखा गया है। तो दोस्तों समस्त फैक्ट आपको पता होना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगले क्वेश्चन पर बात करते हैं कि प्रतिवर्ष 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस किसकी याद में मनाया जाता है। दोस्तों जो प्रवासी भारतीय दिवस है वह महात्मा गांधी, जी हाँ, महात्मा गांधी की याद में मनाए जाते हैं। जब वह दक्षिण अफ्रीका से दोस्तों यहाँ पे भारत लौटते हैं तब दोस्तों यहाँ पे जो प्रवासी दिवस मनाया जाता है। तो यहाँ से आपका ऑप्शन नंबर सी राइट होने वाला है। महात्मा गांधी की याद में मनाया जाता है। तो हर साल 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है। प्रधानमंत्री ने मध्य प्रदेश के इंदौर में सत्र में प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन का उद्घाटन किया है। दोस्तों प्रधानमंत्री ने प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन का उद्घाटन किया है। और बात करते हैं प्रवासी भारतीय दिवस 2023 की थीम क्या रखी गई है।
तो वह है अमृत काल में भारत की प्रगति के विश्वसनीय भागीदार। इस वर्ष की थीम रखी गई है। तो दोस्तों 2023 की थीम आपको पता होना चाहिए। एग्जाम में दोस्तों थीमों से भी काफी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और बात करते हैं कि जो 9 जनवरी 1915 में महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटते हैं और तब से लेकर दोस्तों यहाँ पे प्रवासी दिवस मनाया जाता है। तो 9 जनवरी को प्रवासी दिवस, भारतीय प्रवासी दिवस मनाया जाता है। चलिए अगले क्वेश्चन पर बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है। तो विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है। ऑप्शन है 10 जनवरी, 14 सितंबर, 9 जनवरी, 15 जनवरी। यहाँ पे दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर ए राइट होने वाला है। प्रतिवर्ष 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है। अब इसकी व्याख्या के ऊपर बात करें तो हिंदी भाषा को बढ़ावा देने के लिए हर वर्ष 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है। और वहीं दोस्तों आपसे जो क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि राष्ट्रीय हिंदी दिवस कब मनाया जाता है। तो राष्ट्रीय हिंदी दिवस 14 सितंबर को मनाया जाता है। जी हाँ, 14 सितंबर को राष्ट्रीय हिंदी दिवस मनाया जाता है। लेकिन विश्व हिंदी दिवस है जो कि 10 जनवरी को मनाया जाता है। यहाँ से आपको किसी प्रकार का कोई कंफ्यूजन नहीं करना है। अब बात करते हैं अगले फैक्ट पर। तो 10 जनवरी 1975 को नागपुर में पहला विश्व हिंदी सम्मेलन का आयोजन किया जाता है। यह दोस्तों यह क्वेश्चन भी आपको काफी बार पूछा जा चुका होगा यदि आप पिछले 2-3 सालों से एग्जाम का एनालिसिस देख रहे हैं। तो दोस्तों जो पहला विश्व हिंदी सम्मेलन है वह नागपुर के अंदर आयोजित किया गया है। और दोस्तों कब किया गया था। 10 जनवरी 1975 को इसका आयोजन किया गया है। विश्व हिंदी दिवस पहली बार वर्ष 2006 में मनाया गया है। तो दोस्तों जो वर्ष 2006 ही विश्व हिंदी दिवस मना रहे हैं। और वर्ष 2018 में मॉरिशस के पोर्ट लुइस में विश्व हिंदी सचिवालय भवन का भी उद्घाटन किया है। ये समस्त फैक्ट आपको पता होना चाहिए। चलिए अगले क्वेश्चन पर बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है प्रवासी भारतीय दिवस के अवसर पर भारत ने किस देश के साथ मिलकर युवा पेशेवर योजना शुरू की है। तो जो भारत ने है किस देश के साथ मिलकर युवा जो पेशेवर योजना शुरू की है। तो यूनाइटेड किंगडम के साथ मिलकर यह योजना का शुभारंभ किया गया है। बात करते हैं कि 17वें प्रवासी भारतीय दिवस 9 जनवरी पर भारत और यूनाइटेड किंगडम ने युवा पेशेवर योजना शुरू करने का फैसला किया है। और इस योजना के तहत 3000 डिग्री धारक नागरिकों को 18 से 30 वर्ष की आयु तक एक दूसरे के देशों में रहने और कार्य करने हेतु 2 साल की अवधि के लिए अनुमति दी जाने वाली है। ये दोस्तों भारत व यूनाइटेड किंगडम के यूके के मध्य एक समझौता किया गया है। चलिए अगले क्वेश्चन पर बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है हाल ही में 26वां राष्ट्रीय युवा महोत्सव किस राज्य में आयोजित किया गया है। तो ये दोस्तों कर्नाटक के अंदर आयोजित किया गया है। यहाँ से आपका ऑप्शन नंबर डी राइट होता है। बात करते हैं इसकी व्याख्या के ऊपर। तो 12 से 16 जनवरी के बीच 26वां राष्ट्रीय युवा महोत्सव का नाटक के हुबली कर्नाटक के कर्नाटक के हुबली में आयोजित किया गया है। और राष्ट्रीय युवा महोत्सव के जो विषय है वह है विकसित युवा विकसित भारत, ये इसका विषय रखा गया है। तो ये दोस्तों आपको पता होना चाहिए। बात करते हैं 12 जनवरी को स्वामी विवेकानंद की जयंती को प्रतिवर्ष राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है। तो दोस्तों राष्ट्रीय युवा दिवस है वह स्वामी विवेकानंद की जयंती के उपलक्ष्य में प्रत्येक 12 जनवरी को मनाया जाता है। अगले क्वेश्चन पर बात करें तो अगला क्वेश्चन है हाल ही में कौन सी पार्टी विश्व की पहली डिजिटल पार्टी बनी है। तो विश्व की पहली डिजिटल पार्टी बनी है वह दोस्तों है बीजेपी है, भारतीय जनता पार्टी, जो कि विश्व की पहली डिजिटल पार्टी बनी है। तो यहाँ से आपका ऑप्शन नंबर 2 राइट होता है। अगले क्वेश्चन पर बात करें तो हाल ही में 5G तकनीक लागू करने वाला पहला आकांक्षी जिला कौन सा बन गया है। तो दोस्तों जो 5G तकनीक लागू करने वाला पहला जिला कौन बना है। तो यह दोस्तों मध्य प्रदेश का जो विदिशा जिला है। जी हाँ, मध्य प्रदेश का विदिशा जिला है जो कि 5G तकनीक लागू करने वाला पहला आकांक्षी जिला बन चुका है। तो यहाँ से आपका ऑप्शन नंबर 2 राइट होता है। चलिए बात करते हैं इसकी व्याख्या पर। तो मध्य प्रदेश का विदिशा जिला 5G तकनीक लागू करने वाला भारत का पहला आकांक्षी जिला बन गया है। और आकांक्षी जिला कार्यक्रम वर्ष 2018 में आरंभ किया गया था। तो दोस्तों जो आकांक्षी जिला कार्यक्रम है उसका आरंभ है 2018 में किया गया है। और इसका उद्देश्य उन जिलों का विकास करना है जो खराब सामाजिक आर्थिक संकेतकों से प्रभावित है। तो दोस्तों इसका मुख्य उद्देश्य है जो रखा गया है कि खराब सामाजिक आर्थिक संकेतकों से प्रभावित उन सभी क्षेत्रों का विकास करना है जहाँ पे दोस्तों यह जो सामाजिक आर्थिक पिछड़े हुए लोग रहते हैं। इस कार्यक्रम का संचालन नीति आयोग द्वारा किया जा रहा है। तो दोस्तों नीति आयोग के द्वारा इसकी संचालन किया जा रहा है। तो आप सभी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा कि नीति आयोग की स्थापना कब की गई थी। चलिए अगले क्वेश्चन पर बात करें तो अगला क्वेश्चन है हाल ही में किस राज्य ने संविधान साक्षरता अभियान आयोजित किया है। दोस्तों इस राज्य के द्वारा संविधान साक्षरता अभियान का आयोजन किया गया है। यहाँ पे दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर 2 राइट होता है। केरल के द्वारा ही संविधान साक्षरता अभियान की यहाँ पे आयोजन किया गया है।
और बात करते हैं इस जो साक्षरता अभियान है इसका उद्देश्य क्या है। उद्देश्य है कि कोल्लम को पहला पूर्ण रूप से संविधान साक्षर जिला घोषित करना ही इसका मुख्य उद्देश्य है। तो ये दोस्तों केरल के कोल्लम जिले के अंदर किया गया है। तो समस्त फैक्ट आपको पता होना चाहिए। चलिए अगले क्वेश्चन पर बात करें तो ऑनलाइन गेमिंग में देश का पहला उत्कृष्टता केंद्र कहाँ स्थापित किया जाएगा। तो दोस्तों मेघालय शिलोंग के अंदर देश का पहला उत्कृष्टता केंद्र यहाँ पे स्थापित किया जाने वाला है। तो ऑप्शन नंबर ए राइट होता है। अगले क्वेश्चन पर बात करें तो अगला क्वेश्चन है हाल ही में कनक रेले का निधन हो गया है। तो बताइए इनका संबंध किस शास्त्रीय नृत्य से है। जो दोस्तों कनक रेले का यहाँ पे जो निधन हो गया है वह कौन से नृत्य से संबंधित है। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर बी राइट होता है, मोहिनीअट्टम नृत्य से यह संबंधित है। तो हाल ही में शास्त्रीय नृत्य की महान हस्ती कनक रेले का निधन हो गया है। इन्हें मोहिनीअट्टम के प्रतिपादक के रूप में भी जाना जाता है। दोस्तों जो कनक रेले है उन्हें मोहिनीअट्टम के प्रतिपादक के रूप में जाना जाता है और उन्हें वर्ष 1994 में संगीत नाटक अकादमी अवार्ड से सम्मानित किया गया और वर्ष 2013 में उन्हें पद्म भूषण से भी सम्मानित किया जा चुका है। और दोस्तों मोहिनीअट्टम और कथकली है जो कि केरल के शास्त्रीय नृत्य है। ये समस्त फैक्ट आपको पता होना चाहिए। चलिए अगले क्वेश्चन पर बात करते हैं। अगला प्रश्न है 13 फरवरी को किनकी याद में राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। तो दोस्तों राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है। तो 13 फरवरी, जी हाँ, प्रतिवर्ष 13 फरवरी को राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। और ये दोस्तों ऑप्शन नंबर बी सरोजनी नायडू की याद में यह मनाया जाता है। यहाँ से आपका ऑप्शन नंबर बी राइट होता है। इसकी व्याख्या के ऊपर बात करें तो 13 फरवरी को सरोजनी नायडू की जयंती मनाई जाती है और भारत में सरोजनी नायडू की जयंती को राष्ट्रीय महिला दिवस के रूप में मनाया जाता है और उन्हें भारतीय कोकिला के नाम से भी जाना जाता है। तो दोस्तों जो सरोजनी नायडू है वह भारतीय कोकिला के नाम से भी जानी जाती है और सरोजनी नायडू को वर्ष 1925 के कानपुर अधिवेशन में कांग्रेस की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष के रूप में भी चुना गया है। तो दोस्तों कांग्रेस की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी, वह सरोजनी नायडू थी। तो दोस्तों समस्त फैक्ट आपको पता होना चाहिए। चलिए अगले क्वेश्चन पर बात करें। अगला क्वेश्चन है फरवरी 2023 में भारत का पहला हाइब्रिड रॉकेट किस राज्य से लॉन्च किया गया। तो दोस्तों पहला हाइब्रिड जो रॉकेट है वह किस राज्य से लॉन्च किया गया है। तो वह दोस्तों तमिलनाडु से लॉन्च किया गया है। ऑप्शन नंबर बी राइट होता है। भारत का पहला हाइब्रिड रॉकेट तमिलनाडु के चेंगलपट्टू से लॉन्च किया गया है और मार्टिन फाउंडेशन ने डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम इंटरनेशनल फाउंडेशन और स्पेस जोन इंडिया के सहयोग से डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल मिशन 2023 लॉन्च किया गया है और भारत का पहला निजी रॉकेट विक्रम एस वर्ष 2022 को सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र श्रीहरिकोटा से लॉन्च किया गया था। ये समस्त फैक्ट आपको पता होना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगले क्वेश्चन पर बात करते हैं। भारत ने भूकंप से प्रभावित तुर्की की मदद के लिए कौन सा अभियान शुरू किया है। तो दोस्तों भारत ने जो तुर्की की मदद करने के लिए जो कि भूकंप से पीड़ित है कौन सा ऑपरेशन शुरू किया है। दोस्तों उनके द्वारा ऑपरेशन दोस्त यहाँ पे आरंभ किया गया है। यहाँ से आपका ऑप्शन नंबर डी राइट होता है। इसकी व्याख्या के ऊपर बात करें तो भारत में भूकंप से प्रभावित तुर्की की मदद के लिए ऑपरेशन दोस्त शुरू किया है और ऑपरेशन दोस्त के तहत भारतीय सेना द्वारा तुर्की के हटाई प्रांत में एक फील्ड अस्पताल स्थापित किया गया है और 6 फरवरी 2023 को रिएक्टर पैमाने पर 7.7 की तीव्रता के भूकंप ने तुर्की और सीरिया को प्रभावित किया था। इसकी मदद के लिए दोस्तों भारत ने ऑपरेशन दोस्त अभियान शुरू किया है। चलिए अगले क्वेश्चन पर बात करते हैं। हाल ही में किस कंपनी ने भारत के पहले हाइड्रोजन ट्रक का प्रदर्शन किया है। दोस्तों कौन सी कंपनी ने भारत के पहले हाइड्रोजन ट्रक का प्रदर्शन किया है। दोस्तों रिलायंस इंडस्ट्रीज ऑप्शन नंबर बी के द्वारा भारत के पहले हाइड्रोजन ट्रक का प्रदर्शन किया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं इसकी व्याख्या के ऊपर। तो रिलायंस इंडस्ट्रीज ने बेंगलुरु में आयोजित इंडिया एनर्जी में भारत के पहले हाइड्रोजन ट्रक का प्रदर्शन किया है और यह H2IC हाइड्रोजन इंटरनल कंबशन इंजन ट्रक जो भारत में हाइड्रोजन से संचालित होने वाला अपनी तरह का पहला ट्रक है। दोस्तों आप देख पा रहे हैं कि जो भारत देश हाइड्रोजन के प्रति काफी अग्रसर है। उन्होंने हाइड्रोजन से चलने वाली ट्रेनों का निर्माण शुरू कर दिया है जो कि दोस्तों कालका शिमला रेल मार्ग पर चलाई जाने वाली है और हाइड्रोजन से निर्मित ट्रक भी दोस्तों यहाँ पे पहला ट्रक का संचालन किया जा चुका है जो कि यहाँ पे रिलायंस इंडस्ट्रीज के द्वारा किया गया है। और दोस्तों बात करते हैं जो H2IC है, इसमें H2 तो हाइड्रोजन का सूत्र होता है लेकिन ICE का मतलब इंटरनल कंबशन इंजन यानी आंतरिक दहन इंजन होता है। तो ये समस्त फैक्ट आपको पता होना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है हाल ही में किस यूनिवर्सिटी को दुनिया का पहला लिविंग हेरिटेज यूनिवर्सिटी का दर्जा दिया गया है। तो लिविंग हेरिटेज यूनिवर्सिटी का दर्जा है जो कि विश्व भारती यूनिवर्सिटी को दिया गया है। तो यहाँ से आपका ऑप्शन नंबर डी राइट होता है। इसकी व्याख्या के ऊपर बात करें तो इसकी व्याख्या है कि विश्व भारती विश्वविद्यालय को
दुनिया का पहला लिविंग हेरिटेज यूनिवर्सिटी का दर्जा दिया गया है और इसकी स्थापना 1921 के अंदर होती है और रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा विश्व भारती विश्वविद्यालय की स्थापना की जाती है और यह भारत के पश्चिम बंगाल की शांति निकेतन में स्थित है। सामान्यतः विरासत काटेगा मूर्ति स्मारक को दिया जाता है और दुनिया में पहली बार किसी मूर्ति विश्वविद्यालय को यूनेस्को से विरासत टैग भी मिला है। ये समस्त फैक्ट आपको पता होना चाहिए। चलिए अगले क्वेश्चन पर बात करें, विश्व कैंसर दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व कैंसर दिवस है 4 फरवरी को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर बी राइट होता है। और विश्व कैंसर दिवस 2023 की थीम है वह क्लोज द केयर गैप है और विश्व स्वास्थ्य संगठन ने 1933 में पहला कैंसर दिवस जिनेवा स्विट्जरलैंड में मनाया था और यह रोग तब होता है जब शरीर की कोशिकाएं असामान्य रूप से बढ़ने और विभाजित होने लगती है, तो यह रोग होता है जो कि कैंसर होता है। चलिए अगले क्वेश्चन पर बात करें, 15 से 17 फरवरी तक विश्व हिंदी सम्मेलन 2023 का आयोजन किस देश के अंदर किया गया है? तो विश्व हिंदी सम्मेलन 2023 का आयोजन फिजी देश के अंदर किया गया है। तो यहाँ से आपका ऑप्शन नंबर 2 राइट होता है। इसकी व्याख्या के ऊपर बात करें तो यह है कि यह विश्व हिंदी सम्मेलन का 12वां संस्करण था और इसकी थीम है जो कि पारस्परिक ज्ञान से कृत्रिम मेधा तक है, इसका जो विषय रखा गया है। और पहला हिंदी विश्व सम्मेलन 10 से 12 जनवरी 1975 में नागपुर के अंदर होती है और 10 जनवरी को दोस्तों विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है। यह भी आपको पता होना चाहिए। विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व हिंदी दिवस है जो कि 10 जनवरी को मनाया जाता है, जबकि राष्ट्रीय हिंदी दिवस है दोस्तों वह 24 सितंबर को मनाया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगले क्वेश्चन को बात करते हैं। हाल ही में भारत और उज्बेकिस्तान के बीच दोस्तलीग 2023 का आयोजन किया गया है, वह किस राज्य के अंदर आयोजन किया गया है? तो दोस्तों उत्तराखंड राज्य के अंदर इसका आयोजन किया गया है। इसकी व्याख्या के ऊपर बात करते हैं तो भारत और उज्बेकिस्तान के दोस्तलीग 2023 का आयोजन उत्तराखंड में किया गया है। इसका आयोजन 20 फरवरी से 5 मार्च 2020 तक उत्तराखंड के पिथौरागढ़ जिले के अंदर किया जाएगा और यह अभ्यासतोता संस्करण था। तो इसका पहला संस्करण 2019 में उज्बेकिस्तान में किया गया था। तो दोस्तों जो दोस्तलीग है उसका आयोजन भारत और उज्बेकिस्तान के मध्य किया जाता है। इस वर्ष दोस्तों इसका जो संस्करण है वह 4वां संस्करण है, जबकि इसका प्रथम आयोजन 2019 में उज्बेकिस्तान में किया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगले क्वेश्चन पर बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है 22 फरवरी 2023 को किस देश ने I2U2 बिजनेस फोरम बैठक का आयोजन किया है? तो I2U2 जो बिजनेस फोरम बैठक का आयोजन संयुक्त अरब अमीरात के द्वारा किया गया है। यहाँ से आपका ऑप्शन नंबर ए राइट होता है। इसकी व्याख्या के ऊपर बात करें तो 22 फरवरी 2023 को संयुक्त अरब अमीरात के आबू धाबी में I2U2 बिजनेस फोरम बैठक का आयोजन किया है और I2U2 ग्रुप लॉन्च होने के बाद यह इस तरह का पहला आयोजन है। और I2U2 में शामिल कौन कौन से देश हैं? तो इसमें दोस्तों भारत है, इजराइल है, संयुक्त राज्य अमेरिका है और संयुक्त अरब अमीरात इस I2U2 में शामिल है। अगले क्वेश्चन पर बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है हाल ही में भारत के यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस यूपीआई ने किस देश के साथ पेनाउ के साथ साझेदारी की है? तो दोस्तों जो पेनाउ ने साझेदारी की है वह सिंगापुर के साथ की है। ऑप्शन नंबर यहाँ से बी राइट होता है। इसकी व्याख्या के ऊपर बात करें तो भारत के यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस यूपीआई और सिंगापुर के पेनाउ के बीच तीव्र गति से प्रेषण को सुनिश्चित करने की साझेदारी की गई है और सिंगापुर पहला देश बन गया है जिसके साथ भारत ने सीमा पर पर्सनल टू पर्सनल P2P भुगतान सुविधा शुरू की है और यह दोनों देशों में तेजी से धन स्थानांतरण की अनुमति भी देता है। तो दोस्तों भारत और सिंगापुर के मध्य ही है जो किया गया है। चलिए अगले क्वेश्चन पर बात करें तो हाल ही में संसद रत्न पुरस्कार 2023 से कितने सांसदों को सम्मानित किया गया है? तो दोस्तों जो संसद रत्न पुरस्कार 2023 से 13 सांसदों को सम्मानित किया गया है। यहाँ से आपका ऑप्शन नंबर बी राइट होता है। तो बात करते हैं कि संसद रत्न पुरस्कार 2023 में 13 सांसदों को सम्मानित किया गया है। अगला फैक्ट है इसमें राज्यसभा के 5 सांसदों को और लोकसभा के 8 सांसदों का नाम शामिल है। तो दोस्तों यह आपको अवश्य पता होना चाहिए कि जो संसद रत्न पुरस्कार 13 सांसदों को यहाँ पे दिया गया है उनमें से दोस्तों 5 तो हैं जो कि राज्यसभा से सदस्य हैं, जबकि जो 8 हैं वह लोकसभा के सांसद हैं। और बात करते हैं कि संसद रत्न पुरस्कारों की स्थापना डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के सुझाव पर की गई थी और वर्ष 2010 में चेन्नई में पुरस्कार समारोह के पहले संस्करण का शुभारंभ किया जाता है। ये दोस्तों 2010 से ही इसका आयोजन किया जाता है और दोस्तों यहाँ चेन्नई में सबसे पहली बार इसका आरंभ किया गया था। चलिए अगले क्वेश्चन पर बात करें तो भारत ने किस देश की सेना के साथ धर्म गार्जियन अभ्यास शुरू किया है? तो दोस्तों भारत ने कौन से देश की सेना के साथ धर्म गार्जियन अभ्यास शुरू किया है? तो धर्म गार्जियन युद्धाभ्यास दोस्तों भारत और जापान के मध्य होता है। यहाँ से आपका ऑप्शन नंबर ए राइट होता है।
इसकी व्याख्या के ऊपर बात करें तो भारत और जापान के बीच सैन्य अभ्यास धर्म गार्जियन का चौथा संस्करण आयोजित किया गया। इसका आयोजन 17 फरवरी से 2 मार्च 2023 तक जापान में किया गया। अब बात करते हैं भारत और जापान के बीच होने वाले अन्य युद्ध अभ्यास की, तो जिमैक्स होता है जो भारत और जापान के मध्य नौसेना का युद्ध अभ्यास है। शिन्यू मैत्री है जो कि भारत और जापान के मध्य वायुसेना का युद्ध अभ्यास है। और वीर गोर्जियन भी दोस्तों भारत और जापान के मध्य ही युद्ध अभ्यास होता है। चलिए अगले क्वेश्चन पर बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है, हर साल विश्व सामाजिक न्याय दिवस कब मनाया जाता है? तो प्रतिवर्ष विश्व सामाजिक न्याय दिवस 20 फरवरी को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए राइट होता है। बात करते हैं इनके फैक्ट के ऊपर, तो प्रत्येक वर्ष 20 फरवरी को विश्व भर में विश्व सामाजिक न्याय दिवस मनाया जाता है। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने वर्ष 2007 में घोषणा की कि प्रतिवर्ष 20 फरवरी को विश्व सामाजिक न्याय दिवस के रूप में मनाया जाए और यह दिवस सामाजिक अन्याय के बारे में जागरूकता को बढ़ावा देता है। तो दोस्तों सामाजिक अन्याय की जागरूकता को बढ़ावा देने के लिए 20 फरवरी को यूएनओ की संयुक्त राष्ट्र महासभा के द्वारा 2007 में 20 फरवरी को विश्व सामाजिक न्याय दिवस बनाने की घोषणा की गई। चलिए अगले क्वेश्चन पर बात करते हैं। तो अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड और संयुक्त राष्ट्र स्पेशल ऑपरेशन फोर्स ने तर्कस अभ्यास कहाँ आयोजित किया है? तो दोस्तों जो तर्कस अभ्यास है उसका आयोजन कहाँ किया गया है? तो दोस्तों तमिलनाडु की जो कैपिटल चेन्नई के अंदर तर्कस अभ्यास का आयोजन किया गया है। तो दोस्तों बात करते हैं कि इसका उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य आतंकवादियों को बेअसर करना और उनके द्वारा ले जाए गए रासायनिक हथियारों को निष्क्रिय करना इसका मुख्य उद्देश्य रखा गया है। और राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड की स्थापना 22 सितंबर 1986 के अंदर की गई थी। ये अन्य फैक्ट भी आपको पता होना चाहिए, एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन पुट अप किया जा सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगले क्वेश्चन पर बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में श्री कमला कस्तूरी का निधन हो गया है, तो वह थी। तो कमला कस्तूरी एक पर्यावरणविद थी, तो यहाँ से आपका ऑप्शन नंबर बी राइट होता है। इसकी व्याख्या के ऊपर बात करें तो हाल ही में श्रीमती कमला कस्तूरी का निधन हो गया है। वह एक पर्यावरणविद थी और उन्होंने पर्यावरण संरक्षण में महत्वपूर्ण योगदान दिया है और उन्होंने पर्यावरण सोसाइटी चेन्नई की स्थापना भी की है। तो ये दोस्तों जो एक पर्यावरणविद के नाम से मशहूर थी। अगले क्वेश्चन पर बात करें। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में इसरो ने SSLV-D2 यान को कहां से प्रक्षेपित किया है? तो श्रीहरिकोटा से दोस्तों SSLV-D2 यान को इसरो के द्वारा प्रक्षेपित किया गया है। यहाँ से आपका ऑप्शन नंबर ए राइट होता है। और यह दोस्तों इसरो का सबसे छोटा यान जिसे SSLV कहा जाता है उसकी फुल फॉर्म स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल D2 लघु उपग्रह प्रक्षेपण यान को सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश से प्रक्षेपित किया गया है। और दोस्तों बात करते हैं इसरो की, तो इसरो की स्थापना कब की गई है? तो इसरो की स्थापना 15 अगस्त 1969 को की जाती है। जी हाँ, 15 अगस्त 1969 को इसकी स्थापना की जाती है। और दोस्तों इसरो ने अभी एक महान उपलब्धि हासिल की है, जो कि दोस्तों चंद्रमा के दक्षिण भाग पर सॉफ्ट लैंडिंग करने वाला विश्व का पहला देश कौन सा बन गया है? तो भारत दोस्तों चंद्रमा के दक्षिण ध्रुव पर जो सॉफ्ट लैंडिंग करने वाला विश्व का पहला देश बन चुका है। तो दोस्तों चंद्रयान से संबंधित भी आप सभी के लिए जल्दी एक सेशन लाया जाएगा, जिससे दोस्तों चंद्रयान फर्स्ट सेकंड से जितने भी क्वेश्चन आपको पूछे जा सकते हैं उन सभी के बारे में हम चर्चा करेंगे। तो दोस्तों बढ़ते हैं आगे अगले क्वेश्चन पर। तो अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में किस मंत्रालय ने कोयला खनन गतिविधियों को सूचना देने के लिए खनन प्रहरी नामक मोबाइल ऐप लॉन्च की है? तो दोस्तों जो खनन प्रहरी नामक मोबाइल ऐप लॉन्च की गई है वह कोयला मंत्रालय के द्वारा ही किया गया है। तो ऑप्शन नंबर बी राइट होता है। अगले क्वेश्चन पर बात करें तो अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस संस्था ने बुनियादी ढांचे के आधुनिकीकरण के लिए निर्माण से शक्ति नामक पहल की शुरुआत की है? तो निर्माण से शक्ति नामक पहल की शुरुआत की गई है वह राज्य कर्मचारी राज्य बीमा निगम के द्वारा की गई है। यहाँ से आपका ऑप्शन नंबर ए राइट होता है। अगले क्वेश्चन पर बात करें, बजट 2023-24 में पारंपरिक कलाकारों और शिल्पकारों को आर्थिक सहायता देने के लिए कौन सी योजना शुरू करने की घोषणा की गई है? तो दोस्तों जो बजट 2023 में जो पारंपरिक कलाकार है या शिल्पकार है उनको यहाँ पे आर्थिक सहायता प्रदान करने के लिए कौन सी योजना शुरू की गई है? तो दोस्तों ऑप्शन नंबर बी प्रधानमंत्री विश्वकर्मा कौशल सम्मान योजना का आयोजन किया गया है। और दोस्तों इसकी व्याख्या के ऊपर बात करते हैं तो बजट 2023-24 में प्रधानमंत्री विश्वकर्मा कौशल सम्मान योजना, जिसे PM विकास योजना के नाम से जाना जाता है, इसकी घोषणा की गई है। इसकी फुल फॉर्म के ऊपर बात करते हैं तो प्राइम मिनिस्टर विश्वकर्मा कुशल सम्मान योजना है, जिसे PM विकास कहा गया है कि इसकी घोषणा 2023-24 के बजट में प्रधानमंत्री के द्वारा की गई है।
इसके माध्यम से पारंपरिक कलाकारों और शिल्पकारों को आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी और सरकारी योजना के तहत शिल्पकारों और एमएसएमई सेक्टर का हिस्सा भी बनाया जाएगा। तो शिल्पकारों को दोस्तों एमएसएमई जो सेक्टर होता है, जो दोस्तों सूक्ष्म मध्यम उद्योग होता है, उसमें शिल्पकारों को यहाँ पे शामिल किया जाएगा। अगले क्वेश्चन पर बात करें, विश्व आर्द्रभूमि दिवस कब मनाया जाता है? तो प्रत्येक वर्ष दोस्तों 2 फरवरी को विश्व आर्द्रभूमि दिवस मनाया जाता है। तो यहाँ से आपका ऑप्शन नंबर ए राइट होता है। इसकी व्याख्या के ऊपर बात करें तो हर साल 2 फरवरी को पूरे विश्व में विश्व आधार दिवस या वर्ल्ड वेटलैंड डे के नाम से मनाया जाता है। इसी दिन 1971 में ईरान के रामसर शहर में आर्द्रभूमि पर अभी समय होता अपनाया जाता है और विश्व आर्द्रभूमि दिवस पहली बार 2 फरवरी 1997 को मनाया गया है। और विश्व आर्द्रभूमि दिवस 2023 की थीम रखी गई है, इट्स टाइम फॉर वेटलैंड रिस्टोरेशन। तो 2023 की वर्ल्ड जो वेटलैंड डे है उसकी थीम इट्स टाइम फॉर वेटलैंड रिस्टोरेशन रखी गई है। समस्त फैक्ट आपको पता होना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगले क्वेश्चन पर बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है, बजट 2023-24 में मैंग्रोव वृक्षारोपण की सुविधा प्रदान करने के लिए कौन सी योजना शुरू करने की घोषणा की गई है? तो दोस्तों जो मैंग्रोव वृक्षारोपण है या जो मैंग्रोव वन है वह कहाँ पाए जाते हैं? तो वह दोस्तों तटीय क्षेत्रों में अधिक पाए जाते हैं। जी हाँ, तटीय क्षेत्रों में मैंग्रोव वन अधिक पाए जाते हैं और भारत में सर्वाधिक दोस्तों यहाँ पे जो पाए जाते हैं वह पश्चिम बंगाल, जी हाँ, पश्चिम बंगाल के अंदर ये पाए जाते हैं। वेस्ट बंगाल में सर्वाधिक मैंग्रोव वन पाए जाते हैं। वैसे तो ये तटीय क्षेत्रों में काफी अधिक पाए जाते हैं और इनके मैंग्रोव वृक्षारोपण सुविधा प्रदान करने के लिए एक योजना जो केंद्र सरकार के द्वारा शुरू की गई है उसका नाम मिष्टी योजना है। तो यहाँ से आपका ऑप्शन नंबर ए राइट होता है। इसकी व्याख्या के ऊपर बात करें, 2023 की बजट में केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा मिष्टी योजना की शुरुआत की गई है। तो दोस्तों बात करते हैं मिष्टी की फुल फॉर्म क्या है? तो मिष्टी की फुल फॉर्म होती है मैंग्रोव इनिशिएटिव फॉर शोरेलाइन हैबिटेट्स एंड टैंगिबल इनकम। दोस्तों यह मिष्टी की फुल फॉर्म है। इसका मुख्य उद्देश्य भारत के समुद्री तट के साथ साथ लवणीय भूमि पर मैंग्रोव वृक्षारोपण की सुविधा प्रदान करना है और मैंग्रोव समुद्र में आने वाली सुनामी को रोकने के लिए काफी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। तो दोस्तों जो मैंग्रोव वनस्पति है वह समुद्र से आने वाली सुनामी को रोकने के लिए काफी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है और पश्चिम बंगाल के में भारत के मैंग्रोव का 42.45% हिस्सा है। दोस्तों आप देख पा रहे हैं भारत में सर्वाधिक मैंग्रोव वन पश्चिम बंगाल के अंदर स्थित है। चलिए अगले क्वेश्चन पर बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत के उपराष्ट्रपति ने 36वें सूरजकुंड अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेले का उद्घाटन किया है। तो बताइए इसका आयोजन कहाँ किया गया है? तो सूरजकुंड मेला दोस्तों हरियाणा के अंदर मनाया जाता है और हरियाणा के फरीदाबाद, जी हाँ, ऑप्शन नंबर बी, फरीदाबाद के अंदर सूरजकुंड मेले का आयोजन किया गया है। अब बात करते हैं इसकी व्याख्या के ऊपर। तो भारत के उपराष्ट्रपति ने हरियाणा के फरीदाबाद में 36वें सूरजकुंड अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेले का उद्घाटन किया है और यह मेला प्रतिवर्ष फरवरी महीने में सूरजकुंड मेला प्राधिकरण और हरियाणा पर्यटन द्वारा केंद्रीय पर्यटन, वस्त्र, संस्कृति एवं विदेश मंत्रालयों के सहयोग से आयोजित किया जाता है। और दोस्तों 2023 के लिए थीम राज्य पूर्वोत्तर क्षेत्र को रखा गया है। तो दोस्तों जो नॉर्थ ईस्ट एरिया है जिसे सेवन सिस्टर कहा जाता है उसे यहाँ पे फोकस स्टेट रखे गए हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगले क्वेश्चन पर बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक नई खोज के अनुसार किस ग्रह की सबसे ज्यादा चंद्रमा है? तो दोस्तों चंद्रमा तो आप सोच रहे होंगे चंद्रमा तो एक ही है। तो चंद्रमा दोस्तों उपग्रहों को कहा जाता है। जी हाँ, उपग्रहों को चंद्रमा कहा जाता है। तो कौन से ग्रह के सबसे ज्यादा उपग्रह हैं? तो दोस्तों हम बात करते हैं कि जो बृहस्पति है, बृहस्पति की सर्वाधिक उपग्रह है। लेकिन अभी हाल ही में और उपग्रहों की खोज की गई है। तो हाल ही में बृहस्पति की परिक्रमा कर रहे 12 नए उपग्रहों की खोज की गई है और अभी बृहस्पति ग्रह के चंद्रमाओं की संख्या 80 से बढ़कर 92 हो चुकी है। तो दोस्तों जो बृहस्पति के जो यहाँ पे उपग्रह हुआ करते थे 80, उससे बढ़कर अब दोस्तों उनकी संख्या 92 हो चुकी है और शनि ग्रह के चंद्रमाओं या उपग्रहों की संख्या 86 है। बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण ग्रह को जोवियन ग्रह भी कहा जाता है। तो दोस्तों एग्जाम में यदि क्वेश्चन पुटअप करता है कि जोवियन ग्रह किसे कहा जाता है, तो जोवियन ग्रह बृहस्पति, शनि, वरुण और अरुण को कहा जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगले क्वेश्चन पर बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस भारतीय को तीसरी बार ग्रैमी अवार्ड 2023 से सम्मानित किया गया है? तो किस भारतीय को तीसरी बार जो ग्रैमी अवार्ड 2023 से सम्मानित किया गया है? तो ऑप्शन है ए.आर. रहमान, अरिजीत सिंह, रिक्की केज, लता मंगेशकर। तो दोस्तों रिक्की केज को तीसरी बार ग्रैमी अवार्ड 2023 से सम्मानित किया है। ऑप्शन नंबर सी राइट होता है। भारतीय म्यूजिक कंपोजर रिक्की केज ने तीसरी बार ग्रैमी अवार्ड जीता है। रिक्की केज को उनके एल्बम डिवाइन टाइड्स के लिए इस अवार्ड से सम्मानित किया गया है। ग्रैमी अवार्ड अमेरिका की रिकॉर्डिंग अकादमी द्वारा संगीत के क्षेत्र में दिया जाता है।
और बात करते हैं कि सॉन्ग ऑफ द ईयर अवार्ड है जो जस्ट लाइक दैट के लिए ग्रैमी अवार्ड से सम्मानित किया गया है। चलिए अगले क्वेश्चन पर बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में प्रधानमंत्री ने दक्षिण भारत की पहली औद्योगिक कॉरिडोर परियोजना की आधारशिला कहाँ रखी है? तो दोस्तों जो औद्योगिक कॉरिडोर परियोजना की पहली आधारशिला है तुमकुरू के अंदर रखी गई है और ये तुमकुरू दोस्तों कर्नाटक राज्य के अंदर स्थित है। चलिए अगले क्वेश्चन पर बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में त्रिशक्ति प्रहार अभ्यास का आयोजन कहाँ किया है? तो दोस्तों जो त्रिशक्ति अभ्यास का आयोजन है वह उत्तरी बंगाल के अंदर किया गया है। ऑप्शन नंबर ए राइट होता है। इसकी व्याख्या के ऊपर बात करें तो हाल ही में त्रिशक्ति प्रहार अभ्यास का आयोजन उत्तर बंगाल में किया गया है और इस अभ्यास में दोस्तों सेना, भारतीय वायुसेना और केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल ने हिस्सा लिया है और केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल पूरी तरह से गृह मंत्रालय के अधीन कार्यरत है और इसके अंतर्गत मुख्यतः 5 पुलिस सशस्त्र बल आते हैं जिनमें सीमा सुरक्षा बल जिसे बीएसएफ कहा जाता है, केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल जिसे सीआरपीएफ कहा जाता है, केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल जिसे सीआईएसएफ कहा जाता है और सशस्त्र सीमा बल जिसे एसएसबी कहा जाता है। ये सभी इनके मध्य शामिल है। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगले क्वेश्चन पर बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है, वित्त मंत्री ने बजट 2023-24 में महिलाओं के लिए कौन सी नई बचत योजना शुरू करने की घोषणा की है? यहाँ पे ऑप्शन है पीएम विकास योजना, महिला सम्मान बचत प्रमाण पत्र योजना, महिला विकास योजना, इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ से आपका ऑप्शन नंबर 2 राइट होता है। महिला सम्मान बचत प्रमाण पत्र योजना यहाँ पे शुरू की गई है। बात करते हैं इसकी व्याख्या के ऊपर। तो इस जो योजना शुरू की गई है इसमें 2 वर्ष के लिए 7.5% की निश्चित दर से ब्याज मिलेगा और इसके तहत अधिकतम जमा राशि 2 लाख रुपए रखी गई है। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगले क्वेश्चन पर बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में यात्सो झील को किस केंद्र शासित प्रदेश का पहला जैव विविधता विरासत स्थल घोषित किया गया है? तो दोस्तों लद्दाख के द्वारा, ऑप्शन नंबर सी के द्वारा इसकी यहाँ पे घोषणा की गई है। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगले क्वेश्चन पर बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में यूनेस्को ने ओडिशा को विश्व धरोहर स्थलों की सूची में शामिल किया है। तो बताइए यह किस देश में स्थित है? तो दोस्तों हाल ही में यूनेस्को ने ओडिशा को, दोस्तों यहाँ पे आपको कंफ्यूज नहीं होना है, यह उड़ीसा नहीं है, ओडिशा है और यह दोस्तों विश्व धरोहर स्थलों की सूची में शामिल किया गया है। यह किस देश के अंदर स्थित है? यह दोस्तों यूक्रेन के अंदर स्थित है। जी हाँ, यूक्रेन के अंदर यह स्थित है। यहाँ से आपका ऑप्शन नंबर सी राइट होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के ऊपर बात करते हैं। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हाल ही में आंध्र प्रदेश की नई राजधानी किसे घोषित किया गया है? तो दोस्तों आंध्र प्रदेश की राजधानी घोषित की गई है वह विशाखापट्टनम है। तो यहाँ से आपका ऑप्शन नंबर बी राइट होता है। अब इसकी व्याख्या के ऊपर बात करते हैं। तो हाल ही में आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री ने घोषणा की है कि राज्य की नई राजधानी विशाखापट्टनम होगी और इससे पहले हैदराबाद आंध्र प्रदेश और तेलंगाना की संयुक्त राजधानी थी और 2020 में आंध्र प्रदेश विधानसभा में विकेंद्रीकरण एवं सभी क्षेत्रों का समावेशी विकास विधेयक पारित किया गया है, जिसके मद्देनजर जो इस विधेयक का उद्देश्य है राज्य सरकार की 3 राजधानी की योजनाओं को आकार देना है, जिसमें दोस्तों विशाखापट्टनम को कार्यवाही की राजधानी, अमरावती को विधायिकी की राजधानी और जो यहाँ पे जो कुंडल है, कुंडल को न्यायिक राजधानी के रूप में यहाँ पे स्थापित करना इनका मुख्य उद्देश्य है। चलिए अगले क्वेश्चन पर बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में 14वें राष्ट्रीय संस्कृति महोत्सव का आयोजन किस राज्य के अंदर किया गया है? तो 14वें राष्ट्रीय संस्कृति महोत्सव का आयोजन है जो कि राजस्थान राज्य के अंदर किया गया है। जी हाँ, राजस्थान के अंदर यहाँ पे इसका आयोजन किया गया है। तो यहाँ से आपका ऑप्शन नंबर बी राइट होता है। चलिए बात करते हैं इसकी व्याख्या के ऊपर। 14वें राष्ट्रीय संस्कृत महोत्सव का आयोजन राजस्थान के अंदर किया गया है और इसका आयोजन 25 फरवरी से 5 मार्च 2023 तक राजस्थान के बीकानेर के कर्णी सिंह स्टेडियम के अंदर किया गया है और इसका आयोजन है जो केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय के द्वारा किया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगले क्वेश्चन पर बात करते हैं। हाल ही में एक्सरसाइज डेजर्ट फ्लैग 8 का आयोजन किस देश में किया गया है? तो डेजर्ट फ्लैग 8 का आयोजन है जो कि कौन से देश में किया गया है? तो संयुक्त अरब अमीरात के अंदर इसका आयोजन किया गया है। अब इसकी व्याख्या के ऊपर बात करते हैं। तो 27 फरवरी से 17 मार्च 2023 तक एक्सरसाइज डेजर्ट फ्लैग 8 का आयोजन किया गया है और इसका आयोजन संयुक्त अरब अमीरात के अल दफरा एयरबेस में किया गया है। इसमें भारतीय वायुसेना के 5 LCA तेजस और 2 C-17 मास्टर 3 विमान शामिल हुए हैं और तेजस भारत का स्वदेशी निर्मित हल्का लड़ाकू विमान है, यह भी आपको पता होना चाहिए। चलिए
आगे बढ़ते हैं और अगले क्वेश्चन पर बात करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी पनडुब्बी इंडोनेशिया पहुंचने वाली पहली भारतीय पनडुब्बी बन गई है? यहाँ पे ऑप्शन है आईएनएस वेला, आईएनएस वागसीर, आईएनएस वागीर, आईएनएस सिंधु केसरी। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर डी आईएनएस सिंधु केसरी है जो कि इंडोनेशिया पहुंचने वाली पहली भारतीय पनडुब्बी बन गई है। इसकी व्याख्या के ऊपर बात करें तो आईएनएस सिंधु केसरी इंडोनेशिया की बंदरगाह पर पहुंचने वाली पहली भारतीय पनडुब्बी बन गई है और आईएनएस सिंधु केसरी रूस द्वारा निर्मित सिंधुघोष श्रेणी की पनडुब्बियों का हिस्सा है। तो इसे पहली बार दिसंबर 1988 में भारतीय नौसेना में शामिल किया गया था। तो आईएनएस सिंधु केसरी को 1988 में भारतीय नौसेना के अंदर शामिल किया गया था। चलिए अगले क्वेश्चन पर बात करें। अगला क्वेश्चन है हाल ही में किस मार्कोनी प्राइज 2023 से सम्मानित किया है? तो दोस्तों मार्कोनी प्राइज 2023 से किसे सम्मानित किया गया है? तो दोस्तों यहाँ पे ऑप्शन है सुरेश एन पटेल, मोहन कुमार, हरि बालकृष्णन, राधा गोपाल। यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर सी राइट होता है। हरि बालकृष्णन को मार्कोनी प्राइज 2023 से सम्मानित किया गया है। इसकी व्याख्या के ऊपर बात करें तो हाल ही में कंप्यूटर वैज्ञानिक हरि बालकृष्ण को मार्कोनी प्राइज 2023 से सम्मानित किया गया है और मार्कोनी प्राइज जो है कंप्यूटर वैज्ञानिकों हेतु एक शीर्ष सम्मान है। तो दोस्तों कंप्यूटर के क्षेत्र में दिया जाने वाला जो सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार है उसे मार्कोनी प्राइज कहा जाता है और 2023 के लिए जो कंप्यूटर वैज्ञानिक हरि बालकृष्ण को मार्कोनी प्राइज 2023 से सम्मानित किया है। और दोस्तों यह पुरस्कार किसके द्वारा जो सम्मानित किया जाता है वह अमेरिका स्थित मार्कोनी फाउंडेशन के द्वारा यह पुरस्कार दिया जाता है। तो दोस्तों हरि बालकृष्ण को वर्ष 2023 का मार्कोनी पुरस्कार से सम्मानित किया है। तो दोस्तों आज के सेशन में हमने देखा कि किस प्रकार से जो आपकी दिल्ली पुलिस, जी हाँ, दिल्ली पुलिस 2023 कांस्टेबल भर्ती के रिगार्डिंग आपको जो करंट अफेयर के लिए सेशन आरंभ किया गया है। तो इसके पार्ट फर्स्ट में हमने बात की है कि किस प्रकार से आपको जनवरी और फरवरी महीने हमने यहाँ पे कवर किए हैं। कि जनवरी फरवरी महीने कवर करके आपको दोस्तों बिल्कुल विस्तारपूर्वक यहाँ पे चर्चा की है। और दोस्तों अब जो आपको ये पार्ट फर्स्ट हो चुका है, इसी प्रकार से दोस्तों आपको करंट अफेयर के 5 वीडियो और मिलने वाले हैं जो कि आपको जल्दी मिलेंगे। तो दोस्तों मैं आशा करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा है। यदि अच्छा लगा है तो ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और यदि आज ही आप हमारे चैनल से जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पे प्रेस कर दीजिएगा ताकि इस प्रकार की समस्त वीडियो आपको सही समय से मिल सके। और यदि आपको दिल्ली पुलिस से रिगार्डिंग किसी प्रकार का कंटेंट चाहिए, चाहे वह प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हो, जो करंट अफेयर से संबंधित क्वेश्चन हो, तो समस्त दोस्तों आप हमारे टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करके वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं। यदि आपने हमारा विशेष सेशन दिल्ली पुलिस कांस्टेबल भर्ती के रिगार्डिंग कंप्यूटर की क्लासेज नहीं देखी है तो दोस्तों हमारे द्वारा यहाँ पे कंप्यूटर की प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो कि एसएससी के द्वारा समस्त पूछे गए 2022-23 में पूछे गए क्वेश्चन है, उसी के साथ दोस्तों हम जीके जीएस का भी यहाँ पे एक सेशन आरंभ कर किए हुआ है। तो वह भी दोस्तों आपने नहीं देखा है तो आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। चलिए दोस्तों अब समय हो चुका आप सबसे विदा लेने का। मिलते हैं अगले और बेहतरीन सेशन के साथ। जय हिंद, जय भारत।